नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं धर्मेंद्र सिंह 10th क्लास की इस वीडियो लेक्चर सीरीज में आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं 10 जो प्रश्नावली है 10.2, उसमें क्वेश्चन नंबर 4 को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की दो माध्यमों का योग तीसरी माध्यिका से अधिक होता है। कि त्रिभुज की दो माध्यमों का योग तीसरी माध्यिका से अधिक होता है। तो देखिए बेसिक से मान लीजिए हमारा कोई त्रिभुज है। ठीक है, ये कोई त्रिभुज, ये हमने बना दिया त्रिभुज ए बी और सी। अब इसमें माध्यिकाएं बनानी होगी। तो माध्यिका हम पहले से जानते हैं कि किसी भी सिर से उसके समूह को जाकर मध्य बिंदु से मिला दें। तो इस बीसी का मध्य बिंदु मान लेता हूँ कोई डी, और इस ए को इस डी से मिला देता हूँ। तो ए बी क्या बन गई, माध्यिका बन गई। अब ये जो सिर से बी उसके समूह भुजा ए सी है, इसका मध्य बिंदु मान लेता हूँ कोई पॉइंट है ई, और अब इस बी को इस ई से मिला दूंगा। तो ये जो बी ई है ये भी क्या बन चुकी है, माध्यिका बन चुकी है। बी ई भी क्या है, माध्यिका। इसी प्रकार जो सिर से सी उसकी समूह भुजा जो ए बी है ना, इसके मध्य बिंदु मान लीजिए कोई मध्य बिंदु इसका है। तो अगर मैं इस ए को इस सी से मिला दूं तो ये सी एफ भी क्या है, इस त्रिभुज की माध्यिका है। और ये तीनों की तीनों माध्यिकाएं क्या होती है, संगामी। संगामी बिंदु को हम कहते हैं केंद्रक। ठीक है, और मान लेते हैं जो केंद्रक है वो पॉइंट है जी। राइट, तो सबसे पहले सिद्ध करने वाले क्वेश्चनों में स्टेप बाय स्टेप लिखना होता है, जिसमें जो पहला स्टेप होता है वो होता है दिया हुआ। ठीक है, दिया में क्या लिखेंगे हम कि एक त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, ए बी सी त्रिभुज है ना। त्रिभुज ए बी सी में माध्यिकाएं है, एक त्रिभुज ए बी सी, और जिसमें माध्यिकाएं कौन कौन सी हैं, माध्यिकाएं हैं ए बी, ये ए बी। ठीक है, और बी ई एवं सी एन, ये तीन माध्यिकाएं हैं। ठीक, अब इसके बाद सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कि दो माध्यिकाओं का योग तीसरी माध्यिका से अधिक होता है। तो जब इन दो माध्यिकों को जोड़े ना, ए डी को और बी को, तो इनका जो जोड़ है, जो योग है, वो सी एफ से क्या होगा, ज्यादा होगा। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो लिखिए यहाँ पर कि जो ए डी है प्लस बी ई है, इन दोनों का जब योग करें हम, तो ये योग है ना वो सी एफ से अधिक होगा। इसी प्रकार अन्य दो माध्यिकों ले, जैसे हम बी ई और सी एफ ले लें, तो इसका योग फिर जो तीसरी माध्यिका बच गई ए डी से क्या होगा, ज्यादा। तो यहाँ पे लिखिए बी ई का योग अगर हम कर दें इस सी एफ में, तो इन दोनों का योग होगा वो इस ए बी से ज्यादा होगा। ठीक इसी प्रकार जब ए डी को अगर हम सी एफ में जोड़ दें, तो ये जो योग होगा इन दोनों माध्यिकों का, वो किससे अधिक होगा, इससे बी ई से। ठीक, और इसके बाद रचना हमें क्या लिखना होगा कि वैसे आप जानते हैं कि केंद्रक दो अनुपात एक में विभाजित करता है, और जितना ये जी डी है ना उतना ही हम बना लेते हैं, इसे बढ़ा लेते हैं आगे की ओर एच तक, और फिर इस एच को इस बी से और इस सी से मिला देते हैं। ठीक, तो लिखिए यहाँ पर कि हमने ए डी को आगे ना, ए डी को बढ़ा दिया, ए डी को आगे एच तक बढ़ाया। ए डी को आगे एच तक इस प्रकार बढ़ाया, इस प्रकार बढ़ाया कि जो जीडी है ये बराबर है इस डी एच की, सिंपल प्लस, तथा एच को बी व सी से मिलाया। ये देखो इतना सा पॉइंट में रचना में लिखा है। और अब बात कर लेते हैं उपपत्ति में।
तो जो उपपत्ति है इसमें आपने रचना से देखो, इसने और इसने दोनों को बराबर लिया है, ठीक है। और जो डी क्या है, ए डी क्या है, माध्यिका, यानी डी क्या है, इस बीसी का मध्य बिंदु। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि ये भाग और ये दोनों भाग क्या है, बराबर है। तो इस चतुर्भुज को देखें अच्छे से, बी जी सी एच को, तो ये हो गया एक समांतर चतुर्भुज। क्यों? क्योंकि इसके जो विकर्ण है वो परस्पर क्या करते हैं, समद्विभाजक। जितना भाग ऊपर है उतना ही नीचे है, और जितना ये है उतना भाग ये है, ठीक है। और हमने 10.1 में दूसरा या तीसरे क्वेश्चन ऐसा देखा था कि अगर किसी चतुर्भुज के जो विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं तो वो फिर एक समांतर चतुर्भुज होता है। और यहाँ पर ये जो विकर्ण है एक दूसरे को समद्विभाजित करें, इसका मतलब ये चतुर्भुज क्या हो गया, एक समांतर चतुर्भुज। तो यहाँ पे लिखिए पहले कि बी चतुर्भुज बी जी सी एच में, चतुर्भुज बी जी सी एच में क्या कि जो जी डी है ये बराबर है डी एच के, और इसका रीजन क्या है, इसका कारण है कि ये हमने ऐसा रचना कर लिया था ना, रचना से ये दोनों क्या है, बराबर। और जो बी डी है ये बराबर है डी सी के, और इसका रीजन ये है कि ये पहले से दे रखा था कि ए डी कहती है माध्यिका, ठीक। तो अगर ये दोनों विकर्ण परस्पर समद्विभाजित कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हो गया, यानी कि इसलिए लिख दीजिए आप लोग कि वो फिर चतुर्भुज है ना, इसलिए चतुर्भुज बी जी सी एच एक समांतर चतुर्भुज। तो ये बी जी सी एच क्या है, समांतर चतुर्भुज, ठीक है। अब इसे सिद्ध करने के लिए देखिए ए डी, तो ए डी ये रहा, ठीक है, फिर बी ई ये रहा, और सी एफ ये रहा। तो इसकी जगह, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, यानी कि ये भुजा जाएगी इसमें। इस त्रिभुज को देखना, फर्स्ट वाले को हल करने के लिए बी ई, तो बी तो है इसमें, फिर ए डी, तो ए डी को हम लिख, जो ए डी है वो ए जी का ही टुकड़ा है और ए जी के बराबर ही है, तो इसको हम ये लिख देंगे, यानी ये आ जाएगी भुजा, ठीक है। साथ ही साथ सी एफ, तो सी एफ की जगह ये लिखा जा सकता है। इस त्रिभुज को अगर हम ले, और हम जानते हैं कि एक त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है, तो पहले वो लिखिए, ये एक लाइन और लिख देता हूँ जिससे पता नहीं दोबारा दिखेगा, ठीक है। हम जानते हैं कि त्रिभुज में दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से अधिक होता है, ठीक है। और इसलिए इस त्रिभुज में, कौन से त्रिभुज में, बी जी एच में किन भुजाओं का योग, बी जी का योग प्लस जी एच का योग, इन दोनों का योग इस बी एच से ज्यादा होगा। देखो जी एच सॉरी बी जी, तो बी जी को तो हम रखेंगे केवल बी जी, इसमें चेंजिंग नहीं करेंगे, ठीक है, प्लस जी एच, जी एच, तो जी एच को क्या लिखेंगे, ए जी। क्यों? क्योंकि ये हम जितना बनाते हैं उतना ही हमने नीचे बनाया, मतलब ये एक तो नीचे भी एक, तो अब इस पॉइंट को देखिए, ऊपर दो होगा तो नीचे भी कितना होगा, दो। अरे तो ये दो था, ये एक, फिर इतना ही हमने नीचे बना दिया, तो इससे ऊपर और नीचे क्या होगा, बराबर। तो इस जी एच को हम क्या लिख सकते हैं, ए जी। तो यहाँ पे लिखा हमने ए जी ग्रेटर देन बी एच, इस बी एच को लिखा जा सकता है जी सी। क्यों? क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर दिया ना, तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, राइट। और अब हम जानते हैं कि केंद्रक माध्यमों को 2:1 में विभाजित करता है। तो देखिए बीजी तो हमें दे रखा है, ठीक ना, बीजी हमें दे रखा है, पूरी माध्यिका चाहिए बीबी, यानी कि ये चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए ऐसा अनुपात बनाइए क्या कि बीजी हमें दे रखा है, बीई हमें ज्ञात करने की तरह से, तो बन जाएगा अनुपात कितना, 2:3। तो ये जो बीई है इधर आ जाए, यहाँ पे लिखिए बीई,
तो इस BG की जगह क्या लिखा जा सकता है, 2/3 BE लिखा जा सकता है। ठीक है। ठीक इसी प्रकार AG हमें दे रखा है, चाहिए क्या, पूरा AD। तो जब अनुपात बनाएंगे तो वो सामने आएगा 2/3, ये यहाँ पर आ जाएगा। तो AD को भी लिखा जाएगा कितना, 2/3 AD। AG को भी क्या लिखा जाएगा, 2/3 AD। इसी प्रकार जब हम GC को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2/3 CF। क्या लिखेंगे इसे, 2/3 CF, राइट। अब इसमें से कॉमन ले लीजिए तो क्या होगा, 2/3 BE प्लस AD ग्रेटर देन 2/3 CM। और अब ये 2/3 है, इधर इंटू में उधर जाएगा डिवाइड में, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2, और हमें मिल जाएगा यहाँ पर क्या, इसे आगे पीछे लिख देते हैं, क्या हमें मिल जाएगा कि AD प्लस BE ग्रेटर देन CM। इसे अगर क्रम चेंज नहीं करें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये आ जाए, देखिए फर्स्ट आ चुका है, ये सिद्ध हुआ है। तो इसी प्रकार अगर हमें और देखें तो ये दोनों भी सिद्ध किया जा, सीधा सा लिख देते हैं कि इसी प्रकार जो अन्य दो है ना वो भी सिद्ध हो जाएगी, राइट। क्या कि जो BE है प्लस CF है, इन दोनों का योग होगा इसे AD से, और AD प्लस इस BE का जो जोड़ है या योग है वो अधिक होगा, ये तो हमने लिख लिया है BE, तो यहाँ पे लिखना होगा AD प्लस CF, इनका जो योग होगा वो होगा इस BE से अधिक, और ये हमें सिद्ध करना था इति सीधा। ठीक है, विविध के भी क्वेश्चन शेष रहे हैं, उन क्वेश्चनों को देखते हैं। और वो शेष क्वेश्चन है 8, 9 और 10। तो सबसे पहले आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। और क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दे रखा है क्या, कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर है AC और BC का मध्य बिंदु है D। त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है और जो AB है इसमें AC बराबर है, और साथ ही साथ जो BC का मध्य बिंदु है वो है D। तो हमें सिद्ध करना है कि इस त्रिभुज का जो परिकेंद्र है, अंतः केंद्र है, लंब केंद्र है और केंद्र है, सभी AD रेखा के ऊपर स्थित है। तो जो पहले हम लिखेंगे जो दे रखा हमें वो, तो जो दे रखा है वो क्या है, ये है क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ। ठीक है, दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में AB बराबर AC तथा BC का मध्य बिंदु D। त्रिभुज ABC में AB बराबर AC और BC का मध्य बिंदु D है, ये हमें दे रखा है। ठीक है, सिद्ध करना है कि परिकेंद्र, अंतःकेंद्र और जो शेष है वो सभी AB के ऊपर स्थित है, AD के ऊपर स्थित है, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है क्या, कि परिकेंद्र, अंतःकेंद्र और लंब केंद्र तथा केंद्र, लंब केंद्र तथा केंद्र AD
स्थित है। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, इसके लिए डायग्राम बना लेते हैं। त्रिभुज एबीसी है ना, तो त्रिभुज बनाएंगे हम एबीसी। देखिए ये त्रिभुज ए बी और सी। त्रिभुज एबीसी में क्या है कि ए बी और ए सी बराबर है, ये और ये दोनों भाग बराबर है। ए बी और ए सी दोनों क्या है, बराबर। और बीसी का मध्य बिंदु डी है, बीसी का मध्य बिंदु डी है। तो यहाँ पर हमें लिखना होगा पॉइंट डी, और इस ए को इस बी से मिलाना होगा। ये क्या कह रहा है कि डी है ना, इस बीसी का मध्य बिंदु है ना, बीसी का मध्य बिंदु क्या है, डी। तो इसका मतलब हुआ कि जो बीडी है ना, ये बराबर होगा इस डीसी के। ठीक है, और अगर देखना, अगर ये दोनों बराबर है तो इसका मतलब ये मध्य बिंदु, और अगर मध्य बिंदु को अगर इस शीर्ष से मिलाए तो वो बन जाती है माध्यिका, और माध्यिका के ऊपर होता है क्या, केंद्र। कंप्लीट, एक पॉइंट हुआ। ठीक है, फिर लंब केंद्र, लंब केंद्र होता है शीर्ष लंब, यानी समूह भुजा पर लंब डाल दे तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए। तो इसे हम 90 डिग्री का कोण बीसी दिखाते हैं। कैसे, वो इस प्रकार से कि इसके बाद लंब केंद्र दिखाने के लिए यहाँ पर हमें क्या करना होगा, इसे ए डी को शीर्ष लंब दिखाना होगा, यानी कि यहाँ पर 90 डिग्री। जैसे 90 डिग्री दिखाई देंगे शीर्ष लंब हो जाएगा, और इसी के ऊपर होगा फिर लंब केंद्र, या हम बोल सकते हैं। अंतर केंद्र दिखाने के लिए कोणों का समद्विभाजन चाहिए। तो ये देखिए ऐसे आ रहा है, तो इस इन दोनों कोणों को जो भाग है वो समान होना चाहिए। मतलब कोण जो बी सी डी बराबर दिखाना होगा, हमें सी ए डी ये बराबर दिखानी होगी। जैसे ये बराबर दिखाएंगे तो इसे हम कह देंगे क्या, इस कोण का समद्विभाजक, और कोण के समद्विभाजक पर होता है अंतर केंद्र। और परिकेंद्र दिखाने के लिए इस एडी को दिखाना होगा इस भुजा बीसी का लंब समद्विभाजक, और लंब समद्विभाजक का मतलब है लंब हो और समद्विभाजक कट हो। तो समद्विभाजक तो पहले से दे रखा है, यहाँ पर लंब दिखाना है। ठीक है, यानी कुल मिलाकर देखिए इसमें और इसमें दोनों में लंब और दिखाना है। तो इसके लिए हमें इन दोनों त्रिभुजों को क्या करना होगा, सर्वांगसम सिद्ध कर देते हैं। और जैसे सर्वांगसम करेंगे तो ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। और अगर आपको पता है कि सरल रेखा पर बने कोणों का योग 180, तो अगर ये दोनों कोण बराबर है इसका मतलब हुआ कि ये दोनों फिर 90 है, और अगर 90 है तो फिर हो गए ना लंब समद्विभाजक। ठीक है, यानी कि रचना हमें करना नहीं है उपपत्ति में इस प्रकार से, क्या उपपत्ति में इस प्रकार से कि त्रिभुज लीजिए, त्रिभुज ए बी डी एवं त्रिभुज ए सी डी में। ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करेंगे। और सर्वांगसम क्यों सिद्ध करेंगे, अभी इसका रीजन भी बताया है। ठीक है ना, ऐसा समझ में आना चाहिए। तो क्या कि जो ए बी है वो बराबर है ए सी की, ये क्या, ये बराबर है, इसका रीजन है कि दे रखा है। ठीक है ना, ये क्या है, दिया हुआ है, इस वजह से बराबर है। ठीक है, और जो बी डी है वो है डी सी के बराबर, इसका रीजन भी दिया हुआ है। और एडी इन दोनों में त्रिभुजों में क्या है, कॉमन है। एडी बराबर ये उभयनिष्ठ, इसके बाद में उभयनिष्ठ है एडी बराबर एडी। तो अब इस त्रिभुज को हम किस गुणधर्म से, देखो भुजा भुजा भुजा, यानी कि साइड 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 एस 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 गुणधर्म से, गुणधर्म से। ठीक है, एस एस गुणधर्म से हम बोल सकते हैं कि जो त्रिभुज है कौन सा, ए बी डी, ये सर्वांगसम है त्रिभुज सी ए सी डी। ठीक है, ए सी डी। तो कहने का मतलब ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों एक दूसरे के बिल्कुल बराबर हैं, और इसके जो संगत भाग है, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भुजाएं और संगत कोण क्या होते हैं, समान। तो संगत भुजाएं तो हमने काम में ले लिए, पहले से दे रखा था कि समान है। तो अब हम लेंगे संगत कोण, तो ये जो कोण है वो इसके बराबर होगा, ये कोण इसके बराबर। यानी क्या होने वाला है यहाँ से कि कोण जो बी ए डी ले तो वो किसके बराबर होगा, बी ए डी, तो इधर से सी ए डी। ठीक है, सी ए डी। ठीक है, और कौन सा कोण, ये कोण
इस कोण को भी देखना चाहते हैं, क्या लिखेंगे इसे? इसे लिखेंगे हम ए डी बी। तो जैसे हमने ए डी बी लिखा, ए डी बी, तो इधर से क्या आएगा? ए डी सी, ए डी सी। ये सांकेतिक रूप में अगर सही लिखें तो फिर जैसे कोण ले तो सामने इसी के जो संगत है वो ले सकते हैं, ठीक है, आसानी से वो सही होगा। यहाँ पर दोनों पे कोण का साइन लगा देते, चिन्ह लगा देते, ये तो ये दोनों कोण बराबर। और अगर ये दोनों कोण बराबर हैं तो देखिए, अगर ये दोनों कोण बराबर है तो इसका मतलब हुआ कि फिर कोण ए डी बी प्लस कोण ए डी सी बराबर 180 रैखिक युग्म कोण, रैखिक युग्म कोण, रैखिक युग्म कोण। ओके, ये दोनों कोण, इन दोनों कोणों का मान, यानी ये सरल रेखा, तो यहाँ पर दोनों कोणों का योग कितना होगा? 180। और इन दोनों कोणों को हमने देखो ऐसे लिखा है ए डी बी और ए डी सी, और ये दोनों के दोनों कोण बराबर है, ये हमने पहले सिद्ध कर लिया है इस रेखांश में दिखाकर, ठीक है। तो देखिए ये कहाँ है, ये रहा, ए डी बी को हम लिख सकते हैं ए डी सी, ठीक है। तो मैं जैसे इसकी जगह ए डी सी लिखूंगा तो पहले से यहाँ पर ए डी सी, तो कितने हो गए? 2 कोण ए डी सी बराबर 180 और कोण ए डी सी बराबर 90 डिग्री, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो यहाँ पर 90 डिग्री का मतलब हुआ कि लंब है, और ये समद्विभाजक पहले से था, मतलब फिर ए डी क्या है? लंब समद्विभाजक, ठीक है। यहाँ से हम लिख देते हैं, स्पष्ट है कि ए डी लंब समद्विभाजक, ठीक है, ए डी लंब समद्विभाजक है। और अगर ये लंब समद्विभाजक है तो इसका मतलब होगा, इसलिए परिकेंद्र, ठीक है, परिकेंद्र ए डी पर स्थित होगा, ठीक है ना। लंब समद्विभाजक पर होता है परिकेंद्र, इसका मतलब फिर ए डी पर क्या होगा? परिकेंद्र। ये हमने एक सिद्ध कर दिया पॉइंट पहला। फिर दूसरा कि इस कोण का क्या, किसी भी कोण के समद्विभाजक पर होता है अंतःकेंद्र, ठीक है ना। तो देखो हमने यहाँ पर ये लिखा है कि बी ए डी और बी सी डी, क्योंकि ये बराबर इसलिए देखो, क्योंकि लिख दीजिए ए डी कोण ए का समद्विभाजक है, यहाँ से इनका ये दोनों कोण बराबर, इसका मतलब ए डी क्या है? समद्विभाजक है। तो ए डी कोण ए का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है। और अगर समद्विभाजक है ना तो इसका मतलब हुआ कि फिर जो अंतःकेंद्र है ना वो इसके ऊपर होगा, अंतःकेंद्र ए डी पर स्थित होगा, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट लंब केंद्र, तो लंब केंद्र मतलब शीर्षलंब होना चाहिए, और एडी शीर्षलंब है क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री कोण बन रहा है, ये हमने पहले सिद्ध कर दिया, यहाँ पर ये देखिए ए डी सी, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिए ए डी लंब है किस पर? बी सी पे, ठीक है ना, बी सी पर लंब है, इस वजह से ए डी लंब है बी सी पर, इसलिए सीधा लिख देते हैं क्या, इसलिए जो ये जो लंब केंद्र है, लंब केंद्र ए डी पर स्थित होगा, ठीक है। और नेक्स्ट केंद्र सिद्ध करने के लिए माध्य का कौन होगा, और आपको पता है पहले से कि डी तो क्या है, पहले से दे रखा था कि डी क्या है, इस बीसी का मध्य बिंदु, इसको आप इसे मिलाइए मतलब माध्यिका, और माध्यिका पर क्या मिलता है? केंद्र। तो ये सिद्ध पहले से ही है, ठीक ना।
दिया हुआ है कैसे कि डी बी सी का मध्य बिंदु सॉरी लिखा नहीं दे रहा है, इसको ऊपर लिख देंगे, ये आपको खुद ही लिख लीजिएगा। क्या लिखना है कि जो BC का मध्य बिंदु क्या है D, तो AD क्या हो गई माध्यिका, और अगर AD माध्यिका हो गई ना तो फिर इसलिए जो केंद्रक होगा वो AD पर स्थित होगा। तो ये चारों के चारों पॉइंट प्री केंद्र, अंत्य केंद्र, लंब केंद्र और केंद्रक सारे के सारे किसी AD पर स्थित हैं। और इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को फिनिश करते हैं। एंड लास्ट में हमने लिख देना है इति, ये समाप्त हुआ। ठीक है, शेष क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।